यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन जो हैं वो रिट मेंस 2022 के तहत इंग्लिश पढ़ रहे थे। इंग्लिश के दो टॉपिक आर्टिकल और टेंस अपन कर चुके थे। आज हमारा तीसरा टॉपिक है वॉइस जो है उसके दो पार्ट्स अपन वीडियो बना चुके हैं। आज उसका तीसरा पार्ट है और उससे पहले साइंस मैंने पूरी करा दी है। साइंस की प्लेलिस्ट जो बनाई हुई है 1 से 9 वीडियो 9 के टॉपिक कराए हैं। वो यदि आप नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक की हुई है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके साइड के अंदर एक एरो का निशान है, वो दबाओगे तब डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। उसके नीचे लिंक है, वहाँ जाके आप सारे साइंस की वीडियो देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो कल पहले पार्ट में अपन देखा था बेसिक क्या होता है एक्टिव और पैसिव। दूसरे पार्ट के अंदर अपन ने जो है वो एक्टिव और पैसिव विभिन्न टेंस के अंदर जो है एक्टिव को सेंटेंस है तो पैसिव में कैसे बदलेगा। आज अपन देखेंगे टेंस के अकॉर्डिंग कुछ विभिन्न टाइप्स के अलग प्रकार के जो सेंटेंसेस बनते हैं ना, वो सेंटेंसेस जो हैं उनको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है मित्रों, एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे और पैसिव में आ जाएंगे तो उनको वापस एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे। तो कल वाले दो वीडियो यदि मान लो पैसिव में से आपके रेट में क्वेश्चन आता है तो कल वाले या कहीं किसी भी स्टैंड में आता है तो कल वाले दो वीडियो में से 50% क्वेश्चन आने का चांस है और आज वाले वीडियो में से 50%। तो आज वाला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको एंड तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं हमारा WH वर्ड टाइप क्वेश्चन का पैसिवस। मतलब WH वर्ड टाइप कोई भी यदि क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में, ठीक है ना, तो उसको अपन जो है पैसिव अपने कैसे बदलेंगे। आपने अभी जो टेंस पढ़ रखे हैं तो टेंस के अंदर आपको पता हो तो इंट्रो और इंट्रो नेगेटिव है, उसके अंदर दो टाइप के सेंटेंस बनते हैं, यस नो टाइप और WH टाइप। तो WH टाइप का जो क्वेश्चन है उसको मान लो अपने को सेम का सेम क्वेश्चन को पैसिव में चेंज करने को तो कैसे बनेंगे। तो देखो, यस नो टाइप क्वेश्चन का पैसिव बनाकर उससे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स जोड़ देने से WH क्वेश्चन बन जाता है। यस नो टाइप जो सेंटेंस है, अब यस नो टाइप का कैसे बनता है वो अपन आगे देखें कि यस नो टाइप का सेंटेंस है उसको पैसिव में चेंज करना आपको, और आगे जो सेम का सेम WH वर्ड है वो जोड़ देना, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है ना। तो अब यस नो टाइप है उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, देखो इसमें देखते हैं अपन। एक एक्टिव का सेंटेंस है हैव यू ब्रोकन द प्लेट। हैव यू ब्रोकन द प्लेट, क्या तुमने प्लेट तोड़ चुका है या तुमसे टूट गई है प्लेट। ठीक है, तो ये किसका है, वो देखो हेल्पिंग वर्ब शुरुआत होती है और मैंने आपको कहा इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा। इसका मतलब है कि वो सेंटेंस अपने यस नो टाइप का, इंट्रो या इंट्रो नेगेटिव के यस नो टाइप का। ठीक है, तो इसका पैसिव कैसे होगा कि सेम का सेम है वो जो है ना, ये आगे लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, क्योंकि कैसा भी यस नो टाइप और शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। हैज आके आ जाएगा। हैज क्यों आया, क्योंकि अपन जो द प्लेट ऑब्जेक्ट है ना उसको सब्जेक्ट के रूप में लाए हैं। ठीक है ना, तो उसको सब्जेक्ट के रूप में लाए ना, तो फिर जो है ना इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो हैज लग गया, हैज द प्लेट बीन ब्रोकन बाई यू, क्या तुम्हारे द्वारा प्लेट तोड़ी गई है। ठीक है, तो ये तो यस नो टाइप का चेंज हो गया। यस नो टाइप को इस प्रकार से अपन चेंज करेंगे। ठीक है, अब क्या है, यस नो टाइप के अलावा ये मान लो WH वाला क्वेश्चन आ जाए तो देखो अब इन यस नो टाइप क्वेश्चन के पहले इंट्रोगेटिव वर्ड जोड़कर देखे। इनसे पहले मान लो कोई इंट्रोगेटिव वर्ड जोड़ दिया, जैसे वाई जोड़ दिया तो क्या हो गया, वाई हैव यू ब्रोकन द प्लेट, तुमने प्लेट क्यों तोड़ी है, तुमने प्लेट क्यों तोड़ी है। तो इसका वापस एक्टिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस वाई को सेम का सेम लिख देंगे और बाकी जो यस नो टाइप के अकॉर्डिंग अपने पहले चेंज किया पीछे उसके अकॉर्डिंग चेंज करके उसको लिख देंगे। जैसे वाई सेम का सेम लिख दिया, फिर देखो द प्लेट ऑब्जेक्ट लाया आगे और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज लगाई। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब हैज लगाई, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट द प्लेट लिखा, फिर बीन ब्रोकन बाय यू। ठीक है मेरा, तो इस प्रकार से अपन इसको चेंज कर देंगे। मतलब WH वर्ड सेम का सेम जो यस नो एक्टिव से पैसिव में लगा देंगे, बाकी अपने को कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा था। नेक्स्ट क्या है, ये रूल वाई हाउ व्हेन वे व्हाट आदि के साथ लागू होते हैं। मतलब ये वाला रूल जो है ना कि एक्टिव के अंदर WH वर्ड है, सेम का सेम मान लो यस नो टाइप के अकॉर्डिंग चेंज करके पैसिव में सेम का सेम वो वर्ड रख दो तो पैसिव अपने WH का पैसिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये रूल किन किन WH वर्ड के साथ होता है, जिन WH वर्ड में वाई आता है, हाउ होता है, व्हेन, वेयर, व्हाट, इन सब के लिए लागू होता है। किंतु हु या हुम आदि से शुरू होने वाले क्वेश्चन के लिए ये पैसिव को देखिए, मतलब हुम और जो हु है उनके शुरू होने वाले पैसिव है उनका अलग बनता है। मतलब वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, इनसे शुरू होने वाला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ना, उसको पैसिव में बनाते समय इन शब्दों को सेम का सेम लिख देंगे और बाकी यस नो टाइप के अकॉर्डिंग उसको एक्टिव से पैसिव में बना देंगे। बात समझ में आई क्या। लेकिन कोई भी सेंटेंस जो WH है और शुरुआत उसकी हु और हुम से हो रही है, सिर्फ दो याद रखना, तो फिर वो अलग प्रकार से चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे देखो, एक एक्टिव का सेंटेंस है, शुरुआत हु से हो रही है, हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखी।
ठीक है ना। रोट यानी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, ठीक है। हु रोट द रामायण, तो ऐसे को पैसिव बनाते समय ध्यान रखना बाई हुम करेंगे, क्या लिखेंगे, पहले बाई हुम लिखेंगे, हुम में चेंज हो जाएगा और हुम 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 में चेंज हो जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखनी। तो हु किस में चेंज होगा, हुम में, हुम यानी किसको, हु यानी कौन, तो हुम में चेंज हो जाएगा हु, तो बाई करके होम लिखना, सीधा होम नहीं लिखना, ठीक है। क्या लिखना, बाई होम वॉज द रामायण रिटन, किसके द्वारा रामायण को लिखा गया, ठीक है ना। तो बाई होम क्या कर दिया, उसके बाद में देखो सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल था, पास्ट सिंपल मैंने कहा किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब बाई होम जो है तो रामायण के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, रामायण सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग वॉज लग गया, फिर द रामायण और रिटर्न, ठीक है ना। और यहाँ बाई करते तो बाई आगे आ गया, इसलिए करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो एक इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। इसके अलावा ये मान लो सेम हु में भी चेंज हो जाता है, वो सेम की सेम चीज कौन सी, ये वाली हु रोट द रामायण, इसको अपन इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं, हु वाज द रामायण रिटन बाय, रामायण सेम की सेम रामायण किसके द्वारा लिखी गई, मतलब हु को अपन सेम का सेम रख दिया, उसके बाद में जैसा टेंस है उसके अकॉर्डिंग अपने हेल्पिंग वर्ब लगाई, पीछे टेंस पास्ट सिंपल था तो हेल्पिंग वर्ब अपने जो है पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा तो वॉज लगा दी, फिर ऑब्जेक्ट द रामायण आगे लिए और फिर अपने सीधा जो है वो रिटन बाई थर्ड फॉर्म लगा के बाई लिख दिया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा पैसिव में, ये एक बात सीधी सीधी है, ठीक है मित्रों। एक फिर देखो, बट whom was the रामायण रिटन बाय, इस प्रकार का सेंटेंस नहीं बनेगा, है ना। whom करने के लिए बाई whom करके अपन पहला बनाया, उसी प्रकार से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट एक सेंटेंस है whom have you invited, किसको तुमने इनवाइट किया है, आमंत्रित किया, तो उसको पैसिव कैसे बनाएंगे, अब whom से शुरुआत है तो whom में यदि कोई एक्टिव का है तो पैसिव बनाते समय अपन को बाई whom लिखना पड़ेगा, समझ में आएगा, बाई whom लिखना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में एक्टिव के अंदर मान लो whom है तो उसको लिखते समय वापस शुरुआत हो गया तो शुरू हु से, लेकिन बाई हु नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो whom हैव यू इनवाइटेड, इसको पैसिव बनाते समय शुरुआत में हु से करेंगे, ठीक है। अब हैव यू इनवाइटेड, तो देखो हैव आया हुआ है, इसका मतलब क्या सेंटेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट का है, ये टेंस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ रखा है। तो पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है, ये आपने कल पढ़ा था, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हैज और हैव ही लगेगी, ठीक है, बीन और लग जाएगा। तो देखो सिर्फ अपन किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, हु के अकॉर्डिंग, मतलब कोई ना कोई एक इंसान की बात हो रही है, ठीक है ना, वे तुमने किसको इनवाइटेड किया उसकी हो रही है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, हु हैज बीन इनवाइटेड बाई यू, तुम्हारे द्वारा किसको इनवाइटेड किया गया, ठीक है ना, तो हैज बीन लग जाएगा, ऐसा समझ। अब आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये तो अपन ने पढ़े थे डब्ल्यू एच वर्ड वाले कि भाई डब्ल्यू एच वर्ड का कोई सेंटेंस आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है तो उसको पैसिव में कैसे बदलेंगे, ठीक है। अब आ रहे हैं इंपेरेटिव, और डब्ल्यू एच में अपन दो टाइप पढ़े थे, एक तो सीधा सीधा कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड का तो डब्ल्यू एच वर्ड सेम रह के इस टाइप के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और एक हु या ऊम है तो हु में बदल जाएगा और ऊम में बदल जाएगा, ठीक है, तो वह थोड़ा सा ध्यान रखना। अब है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य इंपेरेटिव कहलाते हैं। इंपेरेटिव का मतलब होता है आदेश देना, मना करना, ठीक है ना, आज्ञा देना, ठीक है ना, वो अनुमति लेना, ये सारे सेंटेंस है ना, ये इंपेरेटिव आते हैं और इनकी शुरुआत वर्ब से होती है, स्टार्टिंग ही वर्ब से होती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं होती है। तो जो किसी भी सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हो रही है इसका मतलब हो सकता है वो पैसिव है, सब्जेक्ट से हो रही है इसका मतलब एक्टिव है, और वर्ब से हो रही है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो देखो इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो ऐसे वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अभी इनके भी तीन टाइप होते हैं, मतलब ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस तो वर्ब से तो स्टार्ट होता है लेकिन उनके साथ में क्या होती है, ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे एक जिनके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इन तीन टाइप इनको अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला है विथ ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे सेंटेंस जिनके साथ में ऑब्जेक्ट होता है, जैसे एक्टिव में शट द डोर, एक्टिव में कौन सा है, शट द डोर यानी दरवाजा बंद करो, तो ये देखो शट का मतलब होता है बंद करना, ये वर्ब है तो वर्ब से शुरुआत हो रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है, इंपेरेटिव, ठीक है। और शट द डो यानी दरवाजा आया हुआ है तो दरवाजा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, डो क्या है, ऑब्जेक्ट, तो उसका मतलब ये जो है इंपेरेटिव है, कौन सा टाइप है इंपेरेटिव का, विथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वाला। तो इसको कैसे चेंज होगा, तो ये चेंज हो जाएगा लेट द डो बी शट, ठीक है ना, पहला तरीका, फर्स्ट वे पहला तरीका तो ये है कि इस लेट से चेंज हो जाएगा, नहीं लेट लग जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ऐसे सेंटेंस जो है इंपेरेटिव होते हैं, वर्ब से शुरुआत होते हैं, उनके साथ ऑब्जेक्ट भी होते हैं, उनकी शुरुआत जो है वो चेंज करने के लिए आपको कौन सा लगाना पड़ता है, लेट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है ना, यानी पहले लेट वर्ड लगाना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी और फिर बी थर्ड। ये तो एक पहला टाइप है। आप मान लो इस प्रकार से आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरा इसका टाइप है जो कि ऑब्जेक्ट और विथ ऑब्जेक्ट दोनों टाइप की सेंटेंस, यानी इंपेरेटिव जिनके सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट भी हैं और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं भी है, उन दोनों के लिए ये चीज़ जो है वो यूजफुल है, दोनों के लिए यही फार्मूला यूज हो जाएगा। कौन सा, जैसे एक एक्टिव में है
इसको अपन पैसिव, जो पहला वाला सेंटेंस था ना अपना, शट द डोर, इसी को अपन पैसिव में बदल दिया, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, यानी तुम्हें जो है वो दरवाज़ा बंद करने के लिए आदेशित किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन इसको चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों को ऐसे चेंज कर सकते हैं, जिनके साथ में ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हैं उनको भी इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं उनको भी इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सीधे सा क्या रह जाएगा कि पहले यू आर लिखना आपको, फिर ऑर्डर्ड है यानी मान लो आदेश दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो ये वाले वर्ड लगाना, फिर टू लगाना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसा कि अपन ने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, अपने यहाँ पर लगाया है कि यू लगाया, यू आर लगाया, फिर ऑर्डर्ड वर्ड लगाया, फिर टू, फिर शट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट इन द डो। समझ में आया? तो इस प्रकार से सिंपल रहेगा मेरे हिसाब से, आपको चेंज करने में ज़्यादा ना सिंपल याद चेंज हो जाएगा। यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, याद भी इजी हो जाएगा। सेकेंड है विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस, ऐसा वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे गो अवे, दूर चले जाओ, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, गो अवे दूर चले जाओ, दूर कहीं मतलब कोई जगह नहीं दी हुई है, दूर उस स्थान पे चले जाओ, है ना, सीधा गो अवे दिया हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये ऐसे बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस भी सीधे के सीधे ऐसे ही चेंज होंगे। कैसे? यू आर ऑर्डर टू गो अवे, आपको यू आर ऑर्डर शुरुआत में लगाना, उसके बाद में टू, बाद में जो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो अवे वाला वर्ड लगा देना, सेम का सेम लगाना। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी ये रहेगा, यू आर ऑर्डर रिक्वेस्टेड फॉरबिडन, ये वाले वर्ड, फिर टू, फिर वी वन, और ऑब्जेक्ट इसमें होता नहीं है तो ऑब्जेक्ट अपन काट देंगे। ठीक है, तो ये सिंपली रहेगा। तो आपको जो है वो ज़्यादा मतलब वो मैंने उसमें लेट वाला था इसलिए अलग करवा दिया, बाकी आपको नॉर्मली इस टाइप से दोनों कर सकते हो। ठीक है, तीसरा टाइप है मॉरल सजेशन, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई ना कोई नैतिक सलाह दी गई आपको। मॉरल सजेशन का मतलब होता है नैतिक सलाह। क्या होता है? नैतिक सलाह। तो कोई ऐसा वाक्य जिसके अंदर आपको कोई ना कोई नैतिक सलाह दी गई है, तो उस वो कैसे चेंज होगा? जैसे कोई एक्टिव में एक सेंटेंस है, हेल्प द पुअर, अपने को पुअर की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे? अब ये सेंटेंस शुरुआत हेल्प से हो रहा है, वर्ब से हो रहा है, इसका मतलब है तो इम्पेरेटिव। लेकिन इम्पेरेटिव कैसा टाइप है? इम्पेरेटिव का टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट है इसमें, लेकिन टाइप इसका है सजेशन वाला। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सजेशन दे रहा है, हेल्प द पुअर, हमें पुअरों की मदद करनी चाहिए। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीब जो है मदद की जाने योग्य है या मदद की जानी चाहिए। इस प्रकार से इनका चेंजेस होगा। तो इनके अंदर फॉर्मूला कैसे लगेगा कि शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी, ऐसे सेंटेंस उसमें ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे, फिर शुड लगाएंगे, फिर बी यूज करेंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, ये इसका सीधा सा फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना। इस प्रकार से आपको दे दिया तो इस प्रकार से ये चेंज होगा। तो देखो अपने इंपेरेटिव में आपको ऑल ना ऊपर ऊपर से और बता देता हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत वर्ब से होती है, पहली बात। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत वर्ब से होती है, ये तीन प्रकार के सेंटेंस बन जाते हैं। वर्ब से शुरुआत होने के बाद किसी के साथ ऑब्जेक्ट होता है, एक पहला प्रकार। दूसरा जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। और तीसरा प्रकार जिनमें ऑब्जेक्ट होता है लेकिन वो उन पूरे सेंटेंस का मतलब जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सलाह वाला होता है, शुद्ध सजेशन वाला होता है। ये तीन प्रकार बनते हैं। तो जिनमें ऑब्जेक्ट होता है और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इनको एक ही प्रकार से चेंज करते हैं अपने पैसिव में, कि उनके आगे जो है एक वर्ड लगाते हैं यू आर। ठीक है ना, क्या लगाते हैं? यू आर। फिर अपन जो उसमें बात क्या हो रही है, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, कि मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है, तो वो वाला रिक्वेस्टेड या ऑर्डर है वो वाला सब लगाना। उसके बाद में जो है टू लगाना, बाद में जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो लगाना, यू आर ऑर्डर टू। ठीक है ना, जैसे मान लो गो और फिर अवे। तो दो प्रकार ऑब्जेक्ट और विद ऑब्जेक्ट वाले दोनों इसी प्रकार से आपको चेंज करना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। बात समझ में आई? तीसरा, यदि मान लो इंपेरेटिव में प्रकार दे दिया है ना, कोई सुझाव वाला हेल्प द पुअर, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट आगे, फिर शुड बी, और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है मित्रों। फिर है इन्फिनेटिव, यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जिनके अंदर इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वी वन, यानी उस सेंटेंस में टू के बाद में जस्ट वी वन आई हुई है, तो उसको इन्फिनेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इन्फिनेटिव को अपन जो है कैसे पैसिव बदलेंगे, ठीक है, अभी देखते हैं। जैसे एक्टिव के अंदर इन्फिनेटिव जो होगा, एक्टिव के अंदर जो इन्फिनेटिव होगा उसमें टू प्लस वी वन होगा। पैसिव के अंदर इन्फिनेटिव बनाते समय अपन को टू और वी वन जो है उसकी जगह वी थर्ड कर देना है, टू को टू रखना है, ठीक है, वी थर्ड कर देना और बीच में एक बी डाल देना, बस इतना सा है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल मैंने कह दिया, देखो एक्टिव में आई एम टू डू इट, मैं इसे कर लूंगा, आई एम टू डू इट, मुझे इसे करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, या मैं इसे करना ही पड़ेगा, ऐसा बनेगा इसका हिंदी में। ठीक है, तो इसको पैसिव बनाते समय मैंने क्या बोला था कि सेम का सेम है, अपने को जो है इन्फिनेटिव है उसके अंदर टू प्लस बी करना है। अब देखो इन्फिनेटिव ये है, यहाँ पर यहाँ आया है टू डू, है ना, ये मेन चीज़ है, अपने को यहीं से चेंज करना, बाकी सेम चीज़ें रखनी है। तो देखो पैसिव बनाते समय अपने को सिंपली बताएं सीधा सा कि अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट आगे लाते हैं।
तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इट, तो इट शुरुआत में आगे आ गया। अब देखो एम आया, इसका मतलब एक्टिव का सेंटेंस कंटिन्यूस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूस या कैसा भी कंटिन्यूस है वो किस में चेंज होता है, अपने कंटिन्यूस में ही रहता है, ठीक है, उसमें एक बीइंग लग जाता है ना, लेकिन यहाँ बीइंग नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ बी लग जाएगा, बी और बीइंग दोनों साथ नहीं आएंगे। तो देखो इट अपने ऑब्जेक्ट आगे लिए सब्जेक्ट के रूप में, अब इस इट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, इज आर एम, तो यहाँ आई के लिए तो एम लगेगा लेकिन इट के लिए इज लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टू डू आया, इसका मतलब यहाँ इन्फिनिटिव आया, तो आपको याद करना इन्फिनिटिव जो है वो चेंज कैसे होता है, टू के बाद में बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टू लगे, टू के बाद में बी लगे और डू की थर्ड फॉर्म डन हो जाएगी, और फिर आई का बाई करके मी कर दिया, आया समझ में। तो इस प्रकार आप इसको चेंज कर देंगे, इट इज टू बी डन बाई मी, ये मेरे द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर टू राइट इट इन इंक, तुम्हें इसको इंक में ही लिखना पड़ेगा, है ना, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस कहीं ना कहीं सिर्फ आदेश वाले होते हैं, तुम्हें इसको इंक में ही, मतलब इसको सही में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इट्स वापस देखो इट है ना, इट ऑब्जेक्ट, इट आगे लिए आगे आ गया सब्जेक्ट ग्रुप में, फिर इट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज लग गई। अब आता है इन्फिनिटिव की बात, तो इन्फिनिटिव यहाँ टू प्लस वी वन एंड टू प्लस राइट है, तो अपने को टू सेम का सेम लिखना है, बीच में बी डालना है और राइट का जो थर्ड फॉर्म रिटर्न करनी है, और वापस इन इंक वाला सेम का सेम लिख देना है, ठीक है। तो यू आर टू राइट इन इंक, इट इज टू बी रिटर्न इन इंक, अब बाई करके यू लिखो तो भी सही है, न करो तो भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे बाई यू ज़्यादातर नहीं लिखा जाता है। फिर देखो नॉट में क्या, टू प्लस वी वन को पैसिव वॉइस में टू प्लस वी वन में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, पर ये हमेशा नहीं किया जा सकता, कैसे, एक मान लो इसका एक्सप्रेशन है उसमें नहीं कर सकते हैं, अगर टू प्लस वी वन को करने वाले सब्जेक्ट का उल्लेख टू प्लस वी वन से पहले हो चुका हो, मतलब उस इसमें देखो सीधा यहाँ कहीं भी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, टू वन वी वन से टू डू इट तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, इस सब्जेक्ट मतलब कोई ऑर्डर दे रहा है वो सब्जेक्ट पहले इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे सेंटेंस जिसमें पहले एक सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है ना, जो पहले ऑर्डर दे रहा है, तो उसके लिए अलग चेंजेस होंगे। देखो कैसे आप एग्जाम्पल समझोगे, द टीचर गैव मी ए बुक टू रीड, अब देखो पहले उसमें क्या ना, आई एम टू डू इट, मुझे ये करना पड़ेगा, तो ये जो है उसका करने के लिए आदेश कोई बंदा दे रहा है, लेकिन उसका मेंशन नहीं हुआ है कौन आदेश दे रहा है, ठीक है। देखो वापस देखना, अभी मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखो एक सेंटेंस आया है, यू आर टू राइट इन इंक, तुम्हें इंक में लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको कौन कह रहा है कि इंक में लिखना पड़ेगा, आपको क्या कौन रहा है, आपके मम्मी पापा कह रहे हैं, घर वाले टीचर्स कह रहे हैं, कौन, कोई उस इंसान का इस टू प्लस राइट से पहले कहीं मेंशन नहीं है ना, तो इसका चेंजेस कैसे होगा, टू प्लस राइट को टू बी प्लस रिटर्न, ऐसे अभी बताया वैसे चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिनके अंदर पहले उस बंदे का मेंशन होता है जो हमें ऑर्डर दे रहा है, जैसे कि इस सेंटेंस में देखो, द टीचर गैव मी ए बुक टू रीड, तो यहाँ टीचर जो है वो ऑर्डर दे रहा है, टीचर ने कहीं ना कहीं बुक दी है, चलो ले ये बुक ले और पढ़ इसको, तो टीचर कहीं ना कहीं इसमें आदेश देने वाला हो गया है, तो टीचर पहले मेंशन हो गया है। तो ऐसे सेंटेंस चेंज कैसे होंगे, ऐसे पर अपने सिंपल तरीके से चेंज होंगे, कैसे देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या, मी का क्या आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में आई बन जाएगा। फिर देखो द टीचर गैव मी, गैव सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म आई, इसका मतलब पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस में, तो आई के अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाएगी, वॉज, तो देखो वॉज लगी, फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, आई वॉज गिवन ए बुक, मुझे एक बुक दी गई बाई माई टीचर टू रीड, मेरे शिक्षक के द्वारा टू रीड, मतलब इसमें इन्फिनिटिव जो टू रीड है ना, वो सेम का सेम पीछे अपने को ऐसा कैसा होता है ना, बी कुछ नहीं लगाना है, और बाकी वाला सेंटेंस जो उसको अपने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, आई वॉज गिवन ए बुक, मुझे बुक दी गई बाई माई टीचर, मेरे टीचर के द्वारा, ये तो सिंपल से यहाँ तक तो अपने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, और टू इन्फिनिटिव जो है टू रीड उसको पीछे सेम का सेम लिख दिए। आया समझ मित्रों, तो है ना, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, जिसने टेंस अच्छी तरीके से समझ लिया उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही समझ आने में, लेकिन जिनके टेंस में गाड़ी फंसी हुई है मित्रों, तो उनके यहाँ पर कहीं ना कहीं समझ में आने में मुश्किल होगी। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप एक बार जाके पीछे टेंस और पढ़ लीजिए, समझ नहीं आया तो फिर इन वीडियो को देखिए, 100% समझ में आ जाएगा, मैं 100% समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक इससे बेटर आपको मतलब कहीं मुश्किल ही मिलेगा समझने के लिए, ठीक है मित्रों। फिर नेक्स्ट है हैज हैव हैड, ये हैज हैव हैड जो हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैन वर्ब की काम करती है, तो ये मैन वर्ब जो आके उनके बाद में टू प्लस वी वन यानी इन्फिनिटिव आ जाए तो फिर उनका चेंजेस कैसे होगा, तो उनको अभी देखते हैं। तो उनके अंदर देखो एक्टिव के अंदर जब एज आएंगे तो किस प्रकार का सेंटेंस बनेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में एज हैव हैड ये मैन वर्ब के रूप में आएंगे, फिर टू आएगा, फिर उनके अंदर एक और मैन वर्ब यूज होगी वी वन, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एक्टिव के अंदर सिंपल सा फंडा ये रहेगा, और जब इनको पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि अपना ऑब्जेक्ट आगे ले आएंगे, फिर एज या ऐड इनका प्रयोग करेंगे, फिर टू प्रयोग करेंगे, फिर बी, फिर वी थर्ड, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, मतलब वो सेम का सेम इन्फिनिट वाला
हैज हैव हैड आके भी इन्फिनिटिव आ जाए तो उसका भी चेंज पहले की तरीके से ही होगा, टू प्लस बी मेथड हो जाएगा। समझ में आया? मतलब आपको एक सिंपल सी यही बात ध्यान रखनी, कहीं भी इन्फिनिटिव टू प्लस बी जेड आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो उसको पैसिव में बदलो, जैसे में टू, उसके बाद में बी, और उसके बाद में वी थर्ड, ये इसका प्रयोग हो जाएगा। सीधी सी रटने वाली एक ही बात है, ठीक है। बस फिर आपने एक एक्सप्रेशन देखा था कि मान लो पहले ऑर्डर देने वाला सब्जेक्ट का मेंशन हो गया तो उसमें थोड़ा सा वो सेम का सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। बाकी हर एक में बदल जाएगा। तो देखो कैसे, इसका एक एग्जांपल देखते हैं एक्टिव में। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, मुझे इस काम को खत्म करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं, कहीं ना कहीं इंपेरेटिव वाले अपने को, इन्फिनिटिव वाले कहीं ना कहीं आदेश देते हैं, अपने खुद को इसको आदेश दे रहे हैं। अपन देखो ना, पहले तो अपने को दूसरे को आदेश दे रहे थे, लेकिन हैज हैव ऐड लगा के फिर इन्फिनिटिव आ रहा है, इसका मतलब अपन खुद को आदेश दे रहे हैं। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, मुझे इस काम को करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका पैसिव में कैसे होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट अपन सब्जेक्ट रूप में आगे ले आएंगे, तो आ गया दिस, आ गया। फिर दिस के अकॉर्डिंग अपन देखो, पहले एक्टिव सेंटेंस देखो, आई हैव है ना, हैव आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंटेंस परफेक्ट का है, तो उसके अकॉर्डिंग वापस परफेक्ट किस में चेंज होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है। तो मतलब हैज है और उसके साथ बीन लगती है, लेकिन यहाँ बी आ गया, इसके लिए बीन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाय मी, ये काम मेरे द्वारा खत्म किया जाना ही चाहिए, खत्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार की इसकी हिंदी बनेगी। सेकेंड सेंटेंस है, यू हैव टू चूज ए ड्रेस, तुम्हें एक ड्रेस चूज करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तुम्हें कोई ना कोई इसमें से, इनमें से एक ड्रेस चूज करनी पड़ेगी। तो ड्रेस ऑब्जेक्ट है, आगे आ जाएगा ए ड्रेस, और ए ड्रेस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज लगी। फिर जो है इन्फिनिटिव टू चूज है, तो उसको अपन कैसे बताएंगे? टू लिख दिया, फिर बी लिख गया, और चूज के जो थर्ड फॉर्म होगी है चॉजन। देखो चूज की सेकंड फॉर्म होती है चॉज, क्या होती है? चॉज, चूज, चॉज और चॉजन, ये थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म चॉजन लिख दी, उसके बाद में बाई करके यू आ जाएगा, ठीक है। और बाई यू ने ना लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए ड्रेस हैज टू बी चॉजन, ए ड्रेस चूज करनी चाहिए, ऐसा करो तो भी सही है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट और हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद में जो है इसके इतने फॉर्मूले थे। तो लास्ट है कि वर्ब जो है, ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके भी अंदर शुरुआत में, स्टार्टिंग में जो है लेट है, बिड यानी मना करना, लेट यानी किसी अनुमति के लिए है ना, दो तीन प्रकार से इसका यूज होता है, हेल्प है, मैक है। इन वर्ब से यदि कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है, ये भी है तो वर्ब से, लेकिन इनसे यदि सेंटेंस शुरू हो रहा है वो कैसे चेंज होगा? देखो, वर्ब लेट, बिड, हेल्प, मैक का प्रयोग एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट इन्फिनिटिव में बिना टू के होता है, यानी इनको प्रयोग अपन एक्टिव वॉइस में करना है, इनके आगे टू नहीं लगाते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में करते हैं इनके आगे टू लगा देंगे, ठीक है। जैसे देखो कैसे चेंज होगा, शी लेट मी गो, चलो मुझे जाने दो, है ना, अपन शी लेट मी गो, है ना, मुझे जाने दो। आई बेड हिम लीव द रूम, मैंने उसको रूम छोड़ने के लिए मना किया। तो इनके अंदर देखो, ये जो अपने जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, गो है, लीव है, ठीक है ना, हेल्प है, इनके बाद में कहीं ना कहीं एक्टिव में टू का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। दे मस्ट हेल्प टू फिनिश द वर्क, आई मेड हिम वॉश ऑल द क्लोथ्स, मैंने उसको सारे क्लोथ्स धोने के लिए कहा, बनाया, मतलब कहा, ठीक है। लेकिन देखो, बिड हेल्प और मैक, बिड हेल्प और मैक का पैसिव में प्रयोग, पैसिव में टू के साथ होगा, मतलब इन सब का प्रयोग है ना, कन्फ्यूज नहीं होना, एक बार मैं वापस आपको बताता हूँ कि जो बिड हेल्प, लेट, बिड, हेल्प, मैक, ये जो वर्ब्स हैं, इनका जो अपन प्रयोग करेंगे तो एक्टिव के अंदर इनके बाद में टू नहीं लगाते हैं, सीधा सीधा प्रयोग करते हैं। मतलब कहीं भी यदि इनके बाद में टू नहीं लगा है, जैसे लेट है, लिव है, हेल्प है, इनके बाद में टू नहीं लगा है ना, इसका मतलब वो सेंटेंस एक्टिव का है, पैसिव का नहीं है। बात समझ में आई क्या? ठीक है। लेकिन इन सेम वर्ब का पैसिव में प्रयोग करेंगे तो इनके बाद में टू लगाना पड़ता है। ये बस इतनी सी बात आपको समझनी है। जैसे देखो, अब इनके सेंटेंस है, ही वॉज बिडन टू लीव द रूम बाई मी, उसको, उसने जो है मेरे को मना किया रूम छोड़ने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से पैसिव बन गया। आई मस्ट बी हेल्प टू फिनिश द वर्क, यानी हेल्प के बाद में टू आया, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर मैड के बाद में भी टू आया, ही वॉज मैड टू वॉश द ऑल क्लोथ्स है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब आता है लेट, है ना। लेट का भी दो तीन अर्थों में प्रयोग होता है, ठीक है। नॉट लेट का प्रयोग वाकई में अलग अलग अर्थ में हो सकता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में भी उसी अनुसार परिवर्तन होगी, मतलब किस अर्थ में लेट का यूज हुआ उसके अकॉर्डिंग पैसिव में चेंज हुआ। लेट वाला थोड़ा सा मित्रों इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से देख लेना भाई, ये आने के काफ़ी चांसेज हैं, आते भी हैं एग्जाम में। तो देखो, लेट के दो तीन टाइप है, कैसे चेंज हुए। पहला देखो, लेट मी प्ले, अब यहाँ है ना, अपने सीधा लेट लगा के फिर ऑब्जेक्ट लगा के फिर अपने वर्ब लगाइए, लेट मी प्ले, इन्हें मुझे खेलने दो। तो अपने यहाँ कहीं क्या करें, इस सेंटेंस के द्वारा किसी से खेलने की अनुमति मांग रहे हैं, तो वो अनुमति वाला कैसे चेंज होगा, परमिशन वाला। सबसे पहले जो है वो मी है ना, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, आई,
और इसमें जो है लेट की जगह मे बी लग जाएगा, ध्यान रखना, मे बी अलाउड टू प्ले, आई मे बी अलाउड टू प्ले, यानी मुझे कहीं ना कहीं खेलने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए, ठीक है ना, ये अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार से अपन इसको पैसिव में चेंज करेंगे। कैसे करना है, आपको ऑब्जेक्ट आगे लाना है, फिर जो लेट यूज हुआ है ना, और आपको समझना है अनुमति वाला वाक्य है तो उसके लिए मे बी आपको क्या यूज करना है, मे बी, और वर्ब आपको अपने उसके अकॉर्डिंग यूज करनी है ना, अलाउड, ठीक है, अलो वर्ड हो गया ना, अनुमति है तो अनुमति के लिए अपन क्या मांगते हैं, अलो वर्ड, ठीक है। तो आई मे बी अलाउड और फिर सेम आपको टू करके नेक्स्ट आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको, समझ में आया। उसी तरह एक नेक्स्ट वाक्य है, लेट हिम डू दिस वर्क, चलो उससे काम करने दो, इसका मतलब उसको काम करने दो, मतलब उसको काम करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको काम रोक, मना से रोक रहे हैं, क्या भाई उसको अपन रोका टोकी मत करो, उसको काम करने दो। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके ऐसे सेंटेंस जिनमें अपन किसी को मना करने से रोकते हैं, किसी को फ्री करना चाहते हैं, तो उसमें ध्यान रखना लेट ऐसा कैसा रहेगा, पैसिव में भी लेट सेम रहेगा, लेट लग दिया, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे दिस वर्क, फिर बी लग जाएगा, ठीक है ना, लेट बी, और उसके बाद में डन थर्ड फॉर्म बाई हिम, ठीक है ना, लेट दिस वर्क बी डन बाई हिम, उसके द्वारा ये काम करने दो या किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो लेट के ऐसे सेंटेंस होते हैं उसमें लेट सेम का सेम रहता है। तीसरा इसका टाइप है लेटस ऑर्गेनाइज ए पार्टी, ठीक है ना। तो ये जो है लेटस जब आता है उसमें सिर्फ लेट था, लेट अस का प्रयोग जब साथ में होता है उसका मतलब कहीं ना कहीं जो है कोई सलाह होती है वाक्य में, लेटस ऑर्गेनाइज ए पार्टी, चलो उनको पार्टी ऑर्गेनाइज करने दो, मतलब अपन को उसको सलाह दे रहे हैं भाई उनको पार्टी ऑर्गेनाइज करने दो, जो इंसान उनको रोक रहा है उसको अपन ये काम न करने के लिए सलाह दे रहे हैं। सलाह वाक्य में ऑब्जेक्ट भी है, और वाक्य में ऑब्जेक्ट भी है और सलाह भी है, तो ऐसे चेंज कैसे होगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा ए पार्टी, और फिर इसमें क्या लग जाएगा, अब सलाह, कहीं भी वर्ड सलाह आती है वहाँ ध्यान रखना, इंग्लिश में कहीं ना कहीं वर्ड आता है शुड, ये रट लेना आप, मॉडल है, ठीक है। तो ये पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, है ना, मतलब उनको करने दो, आप रोको मत, ये इसका पैसिव बन जाएगा, ठीक है मित्रों। तो इनको एक बार और देख लीजिए, वापस समझ नहीं आया तो लेट है ना, इनमें से, क्योंकि ये देखो लेट के 3 फॉर्मेट कंफ्यूजन वाले हैं, लोग कंफ्यूजन होते हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पढ़े तो सब करते हैं, सब पढ़ लेते हैं, तो जो लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं, जिनका माइंड तेज होता है, वो कंफ्यूजन से उन चीज़ को सही को निकाल लेते हैं और वो एग्जाम पास कर पाते हैं, ठीक है मित्रों। तो लेट वाला जो आप है ना, इसको 1-2 बार देख ले, सही से समझ ले। चौथा लेट का टाइप है लेटस हेल्प द पुअर, अभी इसमें नैतिक सलाह आ गई कि हमें मदद करनी चाहिए पुअर की, तो ये सेम का सेम अपने पहले पढ़ा था लेट वाला, उसको इम्पेरेटिव में, वो सेम का सेम होगा, द पुअर शुड बी हेल्प, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो मतलब जिसके अंदर ऐसी है जिसके अंदर अपन वाकई में सलाह भी दे रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट भी है, सलाह भी दे रहे हैं और ऑब्जेक्ट भी है, उसके अंदर शुरुआत वापस जो है वो किससे होगी, नहीं शुरुआत उसकी नहीं, ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर किसी कार्य को मना करने से रोक रहे हैं ना, उसके अंदर शुरुआत लेट से होगी, बाकी सबकी शुरुआत ऑब्जेक्ट से ही होगी। तो ये लेट के 4 प्रकार थे, इनको आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। लास्ट एक टाइप है, ओनली लास्ट टाइप है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स, ऐसी वर्ब्स जो कि एडजेक्टिव के द्वारा फॉलोज की जाती है, मतलब ऐसी वर्ब जिनके बाद में सीधा एडजेक्टिव आता है, वो वर्ब कैसे पैसिव में चेंज होगी। जैसे देखो इसका एक एग्जांपल है, रोज स्मेल्स स्वीट, जो अपने गुलाब हैं वो स्मेल्स, देखो वर्ब आई है उसके बाद में स्वीट मीठा, अब स्वीट का मतलब मीठा एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ मीठा नहीं होगा, यहाँ मतलब होता है मस्त बढ़िया खूबसूरत जो भी अच्छी है ना। तो रोज स्मेल स्वीट, जो गुलाब जो है वो सुगंध बहुत अच्छी देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये वर्ब है, वर्ब के बाद में क्या जस्ट क्या आया, एडजेक्टिव आया, तो ये कैसे चेंज होगा, तो इसको चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला है कि रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल, इस प्रकार से चेंज किया जाएगा। मतलब फॉर्मूला क्या आएगा, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे रोज, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर वो जो एडजेक्टिव है उसको लिखेंगे, फिर एक व्हेन लिखेंगे, उसके बाद में अपन प्रोनाउन लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर विथर्ड। ये थोड़ा सा लंबा सा है फॉर्मूला, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेज है, ठीक है। तो देखो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, रोज में रोज स्मेल स्वीट, इसमें रोज सब्जेक्ट है तो अपने सब्जेक्ट आगे लिख दिया, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, अब स्मेल्स कहीं ना कहीं आपने एस लगाए सब्जेक्ट वर्ब के पीछे, तो अपन कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो रोज के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस वाली कौन सी लग जाएगी, इज, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब लगी, उसके बाद में वर्ब लगी, उसके बाद में लगेंगे क्या, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या आएगा, एडजेक्टिव स्वीट है, सेम का सेम उतार दिया, उसके बाद में वैन लगा दिया, और वैन के बाद में एक प्रोनाउन आएगा, यानी प्रोनाउन अपना मन से जोड़ेंगे इट, और कोई भी सजीव है उसके लिए शी इट, है ना। तो अपने जो क्या यूज कर लिया, इट यूज कर लिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब अब कंटिन्यूस किया तो एक ही हेल्पिंग वर्ब रखनी, सेम की सेम इज, तो वापस इज आएगी, और फिर वापस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी स्मेल जो है इस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्मेल लिखती,
इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। तो रोज स्मेल स्वीट, रोज जो है अच्छी सुगंध देता है, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। रोज स्वीट होता है, अच्छा होता है जब वो ये स्मेल करता है, सुगंध देता है। ठीक है ठीक है मित्रों। इसी प्रकार से व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं कि जो है ना इंसान जो है वो अच्छा होता है जब वो बोलता है, इस प्रकार से अपन चेंज कर सकते हैं। मैन इज गुड व्हेन ही स्पीक, वी स्पोक, ठीक है, स्पोकन, ठीक है। इसी तरह इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है, क्विनाइन, क्विनाइन टेस्ट इज बिटर। क्विनाइन जो होती है, क्विनाइन एक प्रकार का पदार्थ है, वो जो है वो कड़वा होता है, ठीक है ना, ये एक्टिव में। तो क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, जब इसको टेस्ट किए जाते हैं तब ये कड़वा होता है। ठीक है मित्रों। और मैंगोज के लिए भी एक अपने उदाहरण ले लिया, दोज मैंगोज टेस्टेड सोर। वो मैंगोज कैसे थे, खट्टे थे। दोज मैंगोज वर सोर व्हेन दे वर टेस्टेड, जब उनको टेस्ट किया गया तब वो कैसे निकले, खट्टे निकले। ठीक है मित्रों। तो ये इनके टाइप थे, बस ये अपने टेंस के अकॉर्डिंग कुछ टाइप के सेंटेंस बनने वाले थे, जिनको पैसिव में कैसे चेंज करने थे वो मैंने अच्छी तरीके से बताया। ठीक है मित्रों। लास्ट टाइप इसका था वर्ब जो है उनके बाद में एडजेक्टिव है, तो उसमें कैसे चेंज करना है, तो उसको अपन को चेंज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर जो वर्ब है वो, उसके बाद में वर्ब है वो यूज करेंगे, उसके बाद में जो अपन एडजेक्टिव है उसको यूज करेंगे, फिर वैन, उसके बाद में प्रोनाउन इट ये शी, है ना, और उसके बाद में वापस हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये इसके इसमें चेंज करेंगे। इसके अलावा लेट के 3 फॉर्मेट थे, एक तो अनुमति वाला, एक कोई भी जो काम मना करने से रोक रहे हैं, एक सलाह वाला, और एक ऐसी सलाह जिसमें नैतिक सलाह हो। ठीक है, तो लेट के फॉर्मेट थे। उसके अलावा अपने जो है वो हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी, वर्ब कुछ वर्ब पढ़ी थी जिनके बाद में जो है उनके बाद में इन्फिनिटिव टू आता है, एक्टिव में टू नहीं आता है, पैसिव में टू आता है, ये वर्ब है ना, ये वर्ब पढ़ी थी। उसके अलावा अपने जो है वो हैज है, वो ऐड पढ़ा है। उसके बाद में यदि इन्फिनिटिव आ जाए तो वो कैसे चेंज होता है, ठीक है ना। तो इनके बाद में इन्फिनिटिव आता है तो उनको अपन सेम के सेम बी लगा के चेंज करते हैं। उसी तरह अपने इन्फिनिटिव पढ़ा था 2+v1, इनको पैसिव बनाते समय 2+b+v3 ऐसा प्रयोग हो जाता है। उसके अलावा अपने इम्पेरेटिव पढ़ा था, ठीक है ना, इम्पेरेटिव आता है तो उनको कैसे विद ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट और मॉरल सजेशन वाला, ठीक है ना, ये 3 प्रकार से अपने इम्पेरेटिव पढ़े थे। और उसके अलावा जो अपने शुरुआत में जो क्या ऐसे WH वर्ड और यस नो टाइप वाले सेंटेंस कैसे चेंज होते ये पढ़े थे। और उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने कल करवा दी थी, कल या पहले अपने पढ़ ली थी, और उसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है मित्रों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज का हमारा जो पैसिव वॉइस का जो था वो ये पार्ट तीसरा था, पहला नहीं तीसरा पार्ट था, और 3 पार्ट में अपने पैसिव वॉइस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए। आप इनको तीनों पार्ट्स को अच्छी तरीके से देख लीजिए, और अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश की, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाओगे तो इंग्लिश रीट 2022 मेंस इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ जाके आप इन तीनों वीडियोज़ अच्छी तरीके से 1-2 बार देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। टेंथ जिसने अच्छी तरीके से समझ लिया उनको 100% ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मित्रों, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। अपन नेक्स्ट कल इसके वीडियो में अपन शुरू करेंगे नरेशन एक टॉपिक रहा, वो भी 2 या 3 वीडियो में हो जाएगा। और उसके बाद में जो पीछे 2 छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज और एक फ्रेजल वर्ब, इन तीनों के 3-3 वीडियो बनाऊंगा, और 100% उनसे बाहर इनमें से 100% ही नहीं आएगा। ठीक है, और उनके इसी के साथ में हम 2-3 दिन के अंदर ही इंग्लिश का समापन कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।